नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास सीरीज में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका 13 जून और 13 जून को आपका DSSB जेल वार्डर का एग्जाम था, जो कि आपका तीनों शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो गया है। तीनों शिफ्टों में आपका 120 जीके के प्रश्न पूछे गए थे। 120 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते थे वह मुझे प्राप्त हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। जैसा कि कल हमने बहुत सारे प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया था, जिससे रिलेटेड प्रश्न आप आज के एग्जाम में देखने को मिले हैं। उसी प्रकार जो आज हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताएंगे वो आपको नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट डे में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पहले का भी पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाकर वहाँ से आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। बाकी जिन लोगों का भी एग्जाम है वो कृपया कर क्वेश्चन को जरूर बताइएगा। अगर आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर नहीं जाता है तो आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। यहाँ से भी अपना एग्जाम डेट और शिफ्ट बताकर अपना जो ये पीडीएफ है जो अभी हम आपको बताएंगे उसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं 9973741666 पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मैसेज करके पीडीएफ को ले लीजिएगा, अगर पीडीएफ वहाँ पर जाने पर लेट होता है तब। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आनंद मठ पुस्तक की बात करेंगे तो इसके लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करेंगे तो एक आपके भारतीय उपन्यासकार हैं, कवि हैं और आपके पत्रकार थे। वह वंदे मातरम के संगीतकार थे, जिसे मूल रूप से संस्कृत में भारत को एक मात्र देवी के रूप में दर्शाया गया है। वंदे मातरम आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा उन्होंने 1882 में प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ लिखी थी, जो सन्यासी विद्रोह की घटनाओं पर आधारित था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो आनंद मठ जो पुस्तक है वह किस पर आधारित है, किस घटना पर आधारित है। तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, ये जो सन्यासी विद्रोह है 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में आपका हुआ था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। ये सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 466 रुपये में देखने को मिलेगा। कूपन कोड APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक आपको भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और PYQ उपलब्ध करवाता है। चाहे आप DSSB का दे रहे हों या आप SSC का दे रहे हों या आप बैंकिंग का दे रहे हों या आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो या डिफेंस का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। ठीक है, टॉप से टॉप लेवल का एग्जाम जो UPSC का होता है और निम्न से निम्न लेवल का एग्जाम जो ग्रुप D का होता है, उन सभी का PDF, उन सभी का मॉक और आपका जो PYQ प्रीवियस ईयर पेपर है वो आप लोग मॉक के तौर पर दे सकते हैं। उसका PDF भी डाउनलोड कर पाते हैं मात्र एक ही पास में, जो कि 466 रुपये में है। कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, साथ में इसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी पिन क्या रहेगा, तो भूलिएगा मत, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे इनका फुल रिफंड भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पेप्टाइड आवंद किन के बीच बनता है। तो पेप्टाइड आवंद की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के द्वारा बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अमीनो अम्ल के अल्फा नाइट्रोजन परमाणु और एक सेकेंड के कार्बोक्सिल कार्बन के बीच पेप्टाइड आवंद बनता है। पेप्टाइड आवंद को एमाइड आवंद भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मुस्लिम शासक थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। पहले भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कल ही हम लोग इसके बारे में चर्चा है जो कि किए हैं। ठीक है, तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर होगा। रजिया सुल्तान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में दिल्ली सल्तनत की शासक थी। वह उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक और दिल्ली की एकमात्र मुस्लिम शासक थी। इसके अलावा रजिया सुल्ताना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर भाग में दिल्ली सल्तनत की शासक था। इसके अलावा वो 5वीं मामलुक सुल्तान थी, जो दुनिया भर में इस्लामी सभ्यताओं के पूरे इतिहास में कुछ महिला संप्रभुओं में से एक थी। ठीक है, इसके अलावा रजिया सुल्तान का जन्म वर्ष 1205 में और उसने 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, जब इनके पिताजी का यानी कि इल्तुतमिश का निधन हुआ था और 1240 यानी कि 4 वर्षों तक शासन इन्होंने किया था। इनका जो मृत्यु है वो आपका हरियाणा में हुआ था, जो कि कैथल एक नामक जगह होगा, वहीं पर इनका जो ये समाधि है वो आपका यहीं इसी जगह पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार
सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। केरल का जो लिंगानुपात है पूरे भारत में आपका सर्वाधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? तो 1084 है, या कहें तो 1084 आपका महिलाएं की संख्या है। कितने पुरुष पर? तो 1000 पुरुष पर, ठीक है। इसके अलावा पुडुचेरी का आपका 1087 है। सेकेंड स्थान पर तमिलनाडु का 996 है। आंध्र प्रदेश का आपका 993 है। छत्तीसगढ़ का आपका 991 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आपका 876 है। और आपका दिल्ली का बात करेंगे तो दिल्ली का आपका 868 है, ठीक है। चंडीगढ़ का 818 है। दादर और नगर हवेली का 774 है। और दमन दीव का आपका 618 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछा गया था, यानी कि यूनियन टेरिटरीज का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8, ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या है 8, तो इसका राइट आंसर होगा 8, ठीक है। इसके अलावा भारत एक संघीय संघ है जिसमें कुल 36 संस्थाओं के लिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। तो राज्यों की संख्या आपका 8 हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपका राज्यों की संख्या आपका 28 हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपका 8 हो जाएगा। भारत की बात करते हैं तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसके अलावा साथ ही उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से लेकर नीचे जम्मू से कन्याकुमारी तक का जो अधिकतम लंबाई है वो दोस्तों आपका 3214 किलोमीटर है। इसके अलावा पूरब से पश्चिम यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो अधिकतम चौड़ाई है वह आपका 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो अब लद्दाख के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है। दुनिया का 7वें सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इसके अलावा कुल जो 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो एक आपका अंडमान निकोबार है, दूसरा आपका चंडीगढ़ है, तीसरा दमन दीव और दादर नगर हवेली है, चौथा दिल्ली है, पांचवा जम्मू कश्मीर है, छठा लद्दाख है, सातवां लक्षद्वीप है, आठवां आपका पुडुचेरी है। इसके अलावा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों को 26 जनवरी 2020 को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिला दिया गया था। इसके अलावा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उसकी स्थिति से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। इसके अलावा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला है सल्तनत काल 1206 से 1226 के दौरान दिल्ली पर कितने वंशों ने शासन किया था? तो कुल 5 वंशों ने शासन किया था। वो 5 वंश के बारे में कल हम लोग ने डिटेल पूर्वक पढ़ा था। वो 5 वंश था आपका गुलाम वंश या ममलुक वंश, खिलजी वंश था, एक आपका तुगलक वंश था, चौथा सैयद वंश था और पांचवा आपका लोदी वंश था। गुलाम वंश का स्थापना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होता है। खिलजी वंश का स्थापना आपका जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा होता है। तुगलक वंश का स्थापना आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। सैयद वंश का स्थापना आपका खिज खां के द्वारा और लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या शामिल है? आपसे पुरस्कार का राशि पूछा गया था। तो 11 लाख का नगद पुरस्कार है जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है। इसके साथ ही एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके अलावा देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा एक लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 1961 में स्थापित यह पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में लिखने वाले भारतीय लेखकों को ही प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसका अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश की बात करेंगे तो इसके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ, वही स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती था। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये जो पुस्तक है 1875 ईस्वी में है जो कि लिखा था। और आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो भी आपके दयानंद सरस्वती ही हैं, ठीक है। तो आर्य समाज की भी स्थापना आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अगला है उगादि। उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये उगादि आपका कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है।
उगादी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं होगा तो कर्नाटक होगा, अगर कर्नाटक भी ना होगा तो तेलंगाना होगा, लेकिन तीनों में से कोई एक ही होगा। इसके अलावा यह इन क्षेत्रों में हिंदू चंद्र कैलेंडर में चैत्र माह के पहले दिन एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा उगादी के अलावा आंध्र प्रदेश में दशहरा, दक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी, संक्रांति, त्यागराज महोत्सव मनाया जाता है। गोवा की बात करेंगे तो मंडो फेस्टिवल, सिग्मो मेला मनाया जाता है, सिग्मो महोत्सव जो कि आज पूछा गया है। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में लोहड़ी, बैसाखी, इसके अलावा बंदी छोड़ दिवस, इसके अलावा आपका गुरु पर्व भी मनाया जाता है। इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव के अलावा नवरात्रि, खिचड़ी, ब्रह्मोत्सव, कंस का मेला, श्रवण उत्सव, रामलीला आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि कुल भारत में अब तक 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, उसमें से एक आपका मलयालम है जिसका राइट आंसर 2013 था। वो 6 भाषा है उसमें से एक आपका तमिल है, तमिल को 2004 में पहली बार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा 2005 में आपका संस्कृत को, इसके अलावा कन्नड़ और तेलुगु की बात करेंगे तो इसे 2008 में दिया गया था। मलयालम की बात करेंगे तो मलयालम को 2013 में और उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। और यहीं से आपका एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मुगल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो मुगल वंश का जो स्थापना है वो बाबर के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बाबर हो जाएगा। बाबर ने मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। इसके अलावा 1526 से लेकर 1530 तक बाबर भारत पर शासन करता है। 1530 के बाद आपका 1530 में ही बाबर का मृत्यु हो जाता है। इसके अलावा इसका बेटा हुमायूं आपका शासन बनता है। इसके अलावा बाबर की बात करेंगे तो यह एक मध्य एशियाई शासक था जो तुर्क मंगोल मूल का था। वो अपने पिता के पक्ष में तैमूर के वंशज था और अपनी माँ की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। ठीक है, इसके अलावा मुगल तुर्क मंगोल मूल के राजवंश ने 16वीं सदी के मध्य से 18वीं सदी के उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। इसके अलावा यहीं पर एक और क्वेश्चन जोड़ देते हैं कि आपका शायद पूछा गया था मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर मुगल वंश का अंतिम शासक पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अंतिम शक्तिशाली शासक पूछेगा तो इसका राइट आंसर आपका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, अगला है समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत बात करेंगे तो राइट आंसर आपका 5 अनुच्छेद आपका आता है। वो 5 अनुच्छेद कौन कौन सा है। समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक का अनुच्छेद आता है, जिसमें अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य, धर्म या वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कानून के समक्ष किसी व्यक्ति को या भारत के क्षेत्र के कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 भी कहता है कि राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए ये अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 आपका उपाधि के उन्मूलन से संबंधित है। इसकी चर्चा हम लोग कल भी किए थे और आज भी किए हैं और कल भी करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक के लेखक हैं। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1965 या 36 की अवधि में B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था वेटिंग फॉर ए वीज़ा। यह आपका 20 पृष्ठ की आत्मकथात्मक जीवन कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली किसने बदला था। तो लाहौर से दिल्ली की बात करेंगे यानी कि हु चेंज द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वही जिसकी बेटी रजिया सुल्तान थी और वही भारत की या दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका बनी थी। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश को था नाम। इसके अलावा इसको भारत में दिल्ली सल्तनत के असली संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1211 में
ईस्वी में आराम बख्श को हटाने के बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली में बदल दिया। ये जो इल्तुतमिश था ये आपका गुलाम वंश से संबंधित था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में करता है, 1210 में मर जाता है, 1210 में आपका आराम बख्श आता है, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ दिन तक शासन करता है। इसके अलावा इसके बाद इल्तुतमिश को हटाकर आपका 1211 में खुद शासक बन जाता है, ठीक है। अगला है कि एन ऑटोबायोग्राफी टुवार्ड्स फ्रीडम को किसने लिखा है, यानी कि हु रोट एन ऑटोबायोग्राफी टुवार्ड्स फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। एन ऑटोबायोग्राफी टुवार्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू ने यह आत्मकथात्मक पुस्तक तब लिखी थी जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले वे जून 1934 और 1935 के बीच जेल में थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है तात्या टोपे का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था, यानी कि तात्या टोपे वाज एसोसिएटेड विथ द विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर 1857 का विद्रोह इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तात्या टोपे को नरवर के राजा मानसिंह ने धोखा दिया था। ग्वालियर के सिंधिया विद्रोह के पक्ष में नहीं थे। मानसिंह उस समय सिंधिया के प्रति वफादार थे और इसलिए उन्हें तात्या टोपे को धोखा दिया। इसके अलावा तात्या टोपे का मूल नाम पूछा जाता है, तो मूल नाम याद रखिएगा रामचंद्र पांडुरंग राव था। वह नाना साहिब दोदू पंत और अजमुल्ला खां के साथ कानपुर से 1857 के विद्रोह के नेता थे। इसके अलावा 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। 1857 के विद्रोह के नेता की बात करेंगे तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग नेता निकले थे, जैसा कि बैरकपुर से मंगल पांडे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, दिल्ली से ही जीनत महल और दिल्ली से ही बख्तवार खां। इसके अलावा तात्या टोपे आपका कानपुर से, अजीमुल्ला भी आपका कानपुर से, महाराज कुंवर सिंह की बात करेंगे तो ये आपके आरा से, खान बहादुर खां बरेली से, बेगम हजरत महल आपका लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्ला आपका फैजाबाद से। अगला है कि अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो आप किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि इफ़ you are not given fundamental rights then under which article you can go to the supreme court, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर रहेगा तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 32 होगा। वहीं पर अगर यहाँ पर हाई कोर्ट रहता तो अनुच्छेद 226 होता, ठीक है। यदि संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों विशेष रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है और राज्य मशीनरी को मौलिक अधिकारों को लागू करने का निर्देश देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर था। महिला साक्षरता दर पूछा गया था सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा केरल, ठीक है। केरल इसका आपका राइट आंसर होगा। केरल में जो सबसे अधिक साक्षरता दर है आपका महिला का तो है ही, साथ में यहाँ पर पुरुष का भी है और आपका ओवरऑल भी साक्षरता दर केरल का ही है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। सबसे कम अगर पूछा जाता सबसे कम महिला साक्षरता दर तो इसका राइट आंसर बिहार होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। परसेंटेज मत याद रखिए, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अगला है कि भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, यानी कि वेयर वॉज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर आपका होगा मद्रास, ठीक है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुआ था। 1687 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। इसके अलावा 1687 में भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा चेन्नई नगर निगम आधिकारिक तौर पर चेन्नई निगम जिसे पहले मद्रास निगम के रूप में जाना जाता था, वह नागरिक निकाय है जो भारत के चेन्नई पूर्व में मद्रास शहर को नियंत्रित करता है, ठीक है। बाकी पीडीएफ में ये सब दिया गया है जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। याद रखिएगा ये दुनिया का दूसरा सबसे पुराना नगर निगम है। अगला है मसौदा समिति के बारे में पूछा गया था। मसौदा समिति को कहा जाता है, यानी कि ड्राफ्टिंग कमिटी इज कॉल्ड, ठीक है। तो मसौदा समिति को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संविधान का मसौदा तैयार करने या उसे बनाने के लिए एक साथ बैठते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और एक मसौदा समिति का गठन किया। मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। उन्होंने बीएल
मित्तल का स्थान लिया था, जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था, और दीपी खेतान थे। इसके अलावा मसौदा समिति का जो अध्यक्षता है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। बाकी संविधान बनाने में जो समय लगा था वो सबको मालूम है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ द फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो इसका राइट आंसर आपका होगा हरियाणा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। भारत में महिला जनसंख्या की पहचान के लिए लिंग अनुपात एक मूल्यवान स्रोत है, जो भारत में महिलाओं और पुरुष के बीच का अनुपात कहलाता है। इसके अलावा यह 2011 के जनगणना में सामने आया था कि भारतीय जनसंख्या अनुपात यानी कि भारत का जो लिंगानुपात है वो आपका 1000 पुरुष पर 943 महिला है। ठीक है, हरियाणा का सबसे कम है, पुडुचेरी और केरल जहां पुरुष से ज़्यादा महिला है, यानी कि केरल का सबसे ज़्यादा है, इसको भी आप याद रखिएगा 1084, जो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगला है कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। तीसरा पूछा गया था, यानी कि विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर होगा पद्म भूषण। ठीक है, तीसरा पूछा गया था तो पद्म भूषण होता। पद्म भूषण भारत का तीसरा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा पहला पूछा जाता तो आपका होता भारत रत्न। ठीक है, पहला कौन सा है तो भारत रत्न है। इसके बाद आपका पद्म विभूषण है, इसके अलावा पद्म भूषण है, इसके अलावा पद्म श्री है। ठीक है, ये पहली बार 1954 में दिया गया था, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अगला है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्तिक। ठीक है, गुरु पर्व का उत्सव जिसे प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है, पहले सिख गुरु नानक के जन्म का सम्मान करता है। यह कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि या पूर्णमासी या पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सिख गुरुओं में से एक, सिख लोगों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान में रखे जाते हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कथन दिया गया था तो इसका राइट आंसर आपका होगा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास अनुच्छेद 124 के तहत निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी योग्यताएं, पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ठीक है, लगातार का न्यायाधीश होना चाहिए। कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में ऐसे उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार अधिवक्ता रहा हो, वो राष्ट्रपति के राय में एक प्रतिष्ठित अविद्वता हुई हो। अगला है कौन सा नदी अंत में अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अंत में अरब सागर में गिरता है। अरब सागर में मात्र 2 ही नदियां गिरती है, एक ताप्ती और दूसरा नर्मदा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि 2024 का एथलीट अवार्ड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मिला है। तो राइट आंसर आपका होगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच की बात करेंगे तो सर्बिया का प्रमुख टेनिस खिलाड़ी है। उसने अब तक कुल 23 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। इसके साथ ही नोवाक जोकोविच पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला पहला टेनिस खिलाड़ी भी है और 100 से अधिक सप्ताहों तक विश्व में प्रथम स्थान पर भी रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा छोटा नागपुर पठार अप्रवाहित होता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी का स्रोत छोटा नागपुर पठार झारखंड में पलामू की पहाड़ियां हैं और इसका मुहाना हुगली नदी रूपनारायण नदी है। अगला है श्रीगमो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो श्रीगमो उत्सव की बात करेंगे तो ये भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो गोवा इसका राइट आंसर होगा। लोकप्रिय त्यौहार है, होली के त्यौहार का सम्मान है, यानी कि जिस प्रकार हम लोग होली मनाते हैं उस प्रकार गोवा के लोग उत्सव मनाते हैं। 14 दिनों का यह त्यौहार है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान अपने सैन्य सुधारों के हिस्से के रूप में दाग व चेहरा प्रथा का प्रारंभ किया था। दाग व चेहरा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोनों कथन जो दिया गया है वो दोनों सही है। पहला कथन है कि दाग प्रथा का अर्थ सेना में घोड़ों पर छाप से है, बिल्कुल है। और चेहरा प्रथा का अंत सेना में सैनिकों के ब्यौरे के बारे में रख रखाव से है, तो बिल्कुल है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो कि आपका खिलजी वंश का शासक था, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान सैन्य सुधारों की शुरुआत की थी। सेना में घोड़ा की पहचान करने के लिए उन्हें घोड़ों पर चिन्ह को सुनिश्चित करने वाली दाग प्रथा का प्रारंभ किया। उन्होंने सेना में सैनिकों के ब्यौरों को रखने के लिए चेहरा प्रथा का भी प्रारंभ किया था। अगला है कि तमिलनाडु के सरकार ने 2024 में महिलाओं के लिए कौन सी योजना चलाई थी। तो राइट आंसर होगा महिलाओं के लिए राजनीति 2024 योजना है जो कि चलाया था। ठीक है,
तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन के द्वारा ही महिलाओं के लिए नई नीति का अनावरण किया गया था। इस नीति के तहत तमिलनाडु सरकार ने लैंगिक भेदभाव को खत्म करने, सुरक्षित माहौल बनाने और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना बनाई है। अगला है कि भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है, यानी कि इन हाउ मेनी वेज कैन इंडियन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा 5। भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। वह 5 तरीका है: जन्म से नागरिकता, दूसरा है वंश के द्वारा नागरिकता, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, चौथा है प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता और पांचवा है क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता। ठीक है, भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग 2 है, अनुच्छेद 1 से 11 तक है जो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 9 कहता है किसी विदेशी राज्य की नागरिकता सुरक्षा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। इसके अलावा अनुच्छेद 11 कहता है संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित भी कर सकता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता था, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉन एज तानसेन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर होगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक पटियाला घराने भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय कलाकार थे। माई बुड्डी और उस्ताद अली बख्श खान साहिब के पुत्र उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को 20वीं सदी का तानसेन करार दिया था। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पहले महान प्रदर्शनकार भी थे। अगला है बंगाल के पहले नवाब कौन थे, यानी कि हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो राइट आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां नसरी राजवंश से बंगाल के पहले नवाब थे। उन्होंने 1717 से 1727 तक शासन किया था। फर्रुखसियर ने उन्हें 1717 में मुर्शिदाबाद के नवाब निजाम के रूप में नियुक्त किया। इसके अलावा सरफराज खां नासिर वंश के बंगाल के तीसरे नवाब थे। अलीवर्दी खां अफसार वंश से बंगाल का नवाब था। मीर कासिम नजफी वंश से बंगाल का दूसरा नवाब था। अगला है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता कार्यकाल होता है, यानी कि द टेन्योर ऑफ द चेयरमैनशिप ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस द। इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूर्ण हो जाए। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया था और सदस्यों के साथ अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया था। जिस कानून के तहत इसे स्थापित किया गया था वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के द्वारा संशोधित किया गया है। अगला है पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है संविधान के द्वारा निर्धारित। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 21 वर्ष। ठीक है, पंचायत का सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष है। पंचायत भारत में स्थानीय सरकारी निकाय है। पंचायत के 3 स्तर ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद आपका जिला स्तर पर। इसके अलावा पंचायत के सदस्यों को उस ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर पंचायत चुनाव हर 5 साल पर होता है। ठीक है, कल पूछा गया था कि राज्य चुनाव जो आयोग है वो किसका चुनाव कराता है, ऑप्शन में पंचायत दिया गया था, वो इसका राइट आंसर भी था। ठीक है, तो आज भी पंचायत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। स्थानीय चुनाव कराने के लिए शक्ति राज्य चुनाव आयोग के पास नहीं थे। इसे गुजरात में तालुका पंचायत और कर्नाटक में मंडल पंचायत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक रचयिता आपके कौटिल्य हैं। कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य वही जो मौर्य वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसी का प्रधानमंत्री, उसी का गुरु आपका कौटिल्य था, जिसे कि हम लोग इतिहास में चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसका जो पुस्तक था, इनका जो पुस्तक था अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र पर आधारित नहीं था, वो था राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। वे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण कृति भी है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका दक्कन प्लेटू से संबंधित आपका आया था। ठीक है, क्या आया था उसका तो खैर मिल नहीं पाया है, लेकिन हाँ, दक्कन प्लेटू से संबंधित जो प्रश्न है आपका आया था,
8 से अधिक भारतीय राज्य में दक्कन के पठार का विस्तार है। दक्कन का पठार देश के अधिकांश दक्षिणी भागों को शामिल करता है। यह 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। 8 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। एक क्वेश्चन आपका आया था चीड़ के वृक्ष से संबंधित भी आया था कि चीड़ का जो वृक्ष है आपका कहाँ पाया जाता है। तो चीड़ का वृक्ष पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इनकी 90 जातियाँ उत्तर में वृक्ष रेखा से लेकर दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध के ठंडों पहाड़ों पर फैली हुई है। भारत की बात करेंगे तो भारत में चीड़ का जो वृक्ष है वह आपका उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछा जाता या पूछा गया हो तो राइट आंसर उत्तराखंड होगा या ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर पृथ्वी पर पूछेगा तो इसका राइट आंसर उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक इतना ही प्रश्न मिले हैं, साथ में और प्रश्न मिलेंगे, उसको हम लोग पीडीएफ में दे देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो अगर आप लोग अभी तक देख लिए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि गर्मी आप लोग जानते होंगे बहुत है और आवाज़ नहीं आए इसलिए फ़ैन को भी बंद करना पड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो को रिकॉर्ड करने में कितना मेहनत लगता है। तो आपसे गुजारिश है कि लाइक कमेंट के साथ साथ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो लोग आपके DSSB का दे रहे हैं एग्ज़ाम या जो भी लोग आपके SSC वगैरह के एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उन सभी को भी शेयर कीजिएगा। ग्रुप होंगे, ग्रुपों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। इसका PDF आप लोगों को मालूम होगा टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी टेलीग्राम पर नहीं जाता है तो व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा अपना एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट, ठीक है। तो आपको हम वहाँ पर भेज देंगे। बाकी बातें कल। जय हिंद।